हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रशासन में जवाबदेही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है हमारा जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी। प्रशासनिक व्यवहार में जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? एक केंद्रीय स्तंभ है, मतलब ये सबसे जरूरी चीज़ होती है प्रशासनिक व्यवहार में। जैसे जैसे हमारे लोक प्रशासन और नौकरशाही का कार्यक्षेत्र विस्तारित हो रहा है, मतलब पहले नौकरशाही और लोक प्रशासन इसका कार्यक्षेत्र कम था, मतलब आज़ादी के समय। उसके मुकाबले यदि वर्तमान समय को देखा जाए तो लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बढ़ गया है, साथ ही साथ नौकरशाही का कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया है। वैसे वैसे के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और जनहित सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही का निर्धारण अत्यंत आवश्यक हो गया है कि जवाबदेही के बिना कार्य को ठीक तरह से किया जाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, किसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। किसी भी अधिकारी को कार्य निष्पादन करने के लिए किसी भी अधिकारी को कार्य निष्पादन करने के लिए जो अधिकार और शक्तियां सौंपी जाती है, क्योंकि अधिकार और शक्तियां सौंपेंगे तभी तो वह कार्य निष्पादन कर पाएगा। तो वह अधिकारी उनका प्रयोग मतलब जो अधिकार और शक्तियाँ सौंपी गई है तो उनका प्रयोग वह मनमाने ढंग से नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छा से अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता। उससे सत्ता सौंपने वाले जो स्रोत है, मतलब कई बार संविधान है, मंत्री है, संस्था है, बहुत सारे नियम कानून है, पद है, तो बहुत सारे स्रोत है। उनके प्रति अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा कि उन्होंने वो कार्य किए थे तो वो कार्य क्यों किए गए। इसी वजह से उनको अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह ठहराया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा, अर्थ और विचारधाराओं की। तो जवाबदेही का अर्थ और प्रमुख विचारधारा की बात करें तो लोक प्रशासन में जवाबदेही का अर्थ होता है कर्मचारियों के द्वारा, जो हमारे कर्मचारी उनके द्वारा अपने कार्यों, निर्णयों और प्रदर्शन के लिए, जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होना और स्पष्टीकरण देना कि वो उन्होंने कार्य क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, ये निर्णय किन परिस्थितियों में किस आधार पर लिया और उन्होंने ये प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन या खराब प्रदर्शन, तो उनके लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार, वही उत्तरदायी होंगे और इसका स्पष्टीकरण देना। इसका व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले अमेरिकी विद्वानों ने ही किया था। किसका? जवाबदेही का। जैसे मेरे कार्ल फ्रेडरिक थे, तो कार्ल फ्रेडरिक का दृष्टिकोण की बात करें तो ये आंतरिक जवाबदेही के बारे में बताते हैं कि फ्रेडरिक ये मानते हैं कि जवाबदेही प्रशासक की अंतरात्मा और पेशेवर मानकों से आती है। यदि उसकी अंतरात्मा मानती है प्रशासक की, तभी जवाबदेहिता सिद्ध की जा सकती है। तो ये कौन मानते हैं? हमारे कार्ल फ्रेडरिक। तो कार्ल फ्रेडरिक का मानना था कि जवाबदेही प्रशासक की अंतरात्मा और पेशेवर मानकों से आती है। यह अंतरात्मा ही उसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकती है। जो इस प्रशासक की अंतरात्मा है, यही क्या करती है? उसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकती है और जनहित के लिए प्रेरित करती है। तो ये हमारा किसका मानना था? कार्ल फ्रेडरिक का। फिर हरमन फाइनर की बात करें, हरमन फाइनर साहब क्या कहते हैं? ये इनका दृष्टिकोण क्या था? बाह्य मतलब वैधानिक जवाबदेही की बात करते हैं। तो दो हमारे जो विद्वान थे, एक तो हमारे कार्ल फ्रेडरिक थे, या आंतरिक जवाबदेही की बात करते हैं, तो हरमन फाइनर क्या कहते हैं? बाह्य या फिर वैधानिक जवाबदेही। तो हरमन फाइनर साहब क्या कहते हैं? तो फाइनर ने फ्रेडरिक का खंडन किया और कहा कि केवल अंतरात्मा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सत्ता दी जाती है, शक्ति दी जाती है किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को, तो ये नहीं कह सकते उसको देने के बाद उसके अंतरात्मा की गवाही होगी तो वो ठीक तरह से काम करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। ऐसा प्रशासन या संगठन के अंदर नहीं चल सकता, तो उसके अंतरात्मा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, मतलब हरमन फाइनर साहब के अनुसार, नियम कानून और संस्थागत नियंत्रण, क्या नियम कानून और संस्थागत नियंत्रण प्रशासक को गलत काम करने से रोकते हैं। नियम भी रोकेंगे, जैसे हमें लाल बत्ती को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बना हुआ है, कानून ये कहता है क्रॉस करोगे तो आप पे जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। और संस्थागत नियंत्रण मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, इस जो ये प्रक्रिया है इसको ठीक तरह से लागू करने के लिए। तो नियम कानून और संस्थागत नियंत्रण ये तय करते हैं कि प्रशासक गलत काम ना करे। इसी विचार के आधार पर प्रशासकों के लिए आचार संहिताएं बनाई गई है। हर संगठन की एक आचार संहिता है जिसमें यह तय किया जाता है कि किस अधिकारी, किस कर्मचारी को कौन कौन सी सत्ता के पर कौन कौन सी शक्तियां दी जाएगी और उसकी कौन कौन सी अकाउंटेबिलिटी या फिर उत्तरदायित्व होगा। फिर बात करते हैं एमेट रेडफोर्ड की। कि एमेट जो रेडफोर्ड है वो क्या कहते हैं? उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था लोकतंत्र और लोक सेवा। लोकतंत्र लोक सेवा जो उन्होंने 1969 में लिखी थी। तो इस पुस्तक में उन्होंने साफ साफ बताया था कि लोकतंत्र में नियंत्रण की कड़ी लोकतंत्र में नियंत्रण की कड़ी सीधे जनता और उनके प्रतिनिधियों से शुरू होती है। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि लोकतंत्र में नियंत्रण मतलब कंट्रोल की जो कड़ी होती है वो कहाँ से शुरू होती है? सीधे जनता और उनके प्रतिनिधियों से शुरू होती है, होकर सत्ता का प्रयोग करने वाले जो लोक सेवक वहाँ तक जानी चाहिए। तो देख सकते हैं
जो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है? जनता और उनके प्रतिनिधियों से शुरू होता है और सत्ता का प्रयोग करने वाले जो लोक सेवक है वहाँ तक जाना चाहिए। ये किसके अनुसार है? एमेट रेडफोर्ड के अनुसार। जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था लोकतंत्र और लोक सेवा। कब लिखी थी? 1969। तो हमने 3 विद्वानों के बारे में देखा। तीनों के तीनों विद्वान हमारे अमेरिकी विद्वान थे, कार्ल फ्रेडरिक, हरमन फाइनर और एमेट रेडफोर्ड। अब हम देखते हैं 2 शब्द आते हैं। 2 शब्द कौन कौन से? एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी, मतलब उत्तरदायित्व और जवाबदेही। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। तो लोक प्रशासन में इन दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर एक साथ ही हो जाता है, लेकिन हमें इनके बीच में अंतर पता होना चाहिए। तो अंतर क्या है दोनों के बीच में? सबसे पहले उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? यह किसी कार्य को करने की नैतिक और स्वैच्छिक भावना होती है। उत्तरदायित्व क्या होता है? किसी कार्य को करने की नैतिक और स्वैच्छिक भावनाएं हमारी उत्तरदायित्व कहलाती है और ये व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, अंदर से आती है उत्तरदायित्व की भावना। जबकि जवाबदेही की बात करें तो ये हमारे औपचारिक और बाध्यकारी होती है, बाहर से आरोपित की जाती है। नियम, कानून और संस्था ये तय करते हैं कि किसकी जवाबदेही क्या होगी। तो ये औपचारिक होती है और बाध्यकारी होती है। औपचारिक मतलब निश्चित होती है, लिखी हुई होती है, आचार संहिता में बता देते हैं कि किसकी जवाबदेही क्या होगी। यदि कार्य ठीक से नहीं हुआ तो उनके साथ पूछताछ, स्पष्टीकरण या फिर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि उन्होंने कार्य ठीक नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको अकाउंटेबल या जवाबदेह ठहराया गया है। यदि कार्य ठीक तरह से नहीं हुआ तो उनसे पूछताछ भी हो सकती है, स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है या फिर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, मतलब पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अब हम देखेंगे प्रशासन में जवाबदेही की जरूरत क्या है, प्रशासन में जवाबदेही की आवश्यकता क्या है, उसकी बात करें तो सार्वजनिक हित की सर्वोच्चता। क्यों? क्योंकि प्रशासन में क्या, सार्वजनिक हित सबसे ऊंचा रखा गया है, सार्वजनिक हित को सबसे ऊपर रखा गया है। तो प्रशासकों को व्यक्तिगत स्वार्थों के बजाय जनहित को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करना। क्या? जो प्रशासक है तो वह यदि अपने स्वार्थी मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ है उनको ऊपर ना मानने लगे, किसकी बजाय? जनहित की बजाय, तो उसे जनहित को प्राथमिकता देने के लिए हमारी जवाबदेहिता तय की जाती है। फिर मानक और लक्ष्य की प्राप्ति, सरल मानक निर्धारित करना और कार्य को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करवाना, ये हमारी जवाबदेही की जरूरत है। यदि सरल मानक निर्धारित किए जाते हैं और कार्य को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करवाना है तो हमें क्या करना है? जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। फिर संस्थागत विश्वास को बनाए रखने के लिए जवाबदेही जरूरी है। तो सरकारी संस्थाओं के प्रति जो जनता का भरोसा है, विश्वास है, उसको कायम रखना है तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। यदि ये नहीं है तो जनता का भरोसा सरकारी संस्थान है उनसे उठ जाएगा। शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश, यदि बात करें निरंकुशता, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है, इन पे यदि नियंत्रण लगाना है तो अधिकारी या फिर कर्मचारी है उन पे क्या है? जवाबदेही थोपनी पड़ेगी कि उनकी जवाबदेही ये है, तभी वो क्या है? निरंकुश नहीं होंगे, साथ ही साथ लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अब बात करें किसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, ये कैसे पता चलेगा? उनकी बात करें तो प्रशासनिक जवाबदेही को 2 भागों में बांटा जाता है कि जवाबदेही किसके प्रति है। सबसे पहले देखेंगे बाह्य जवाबदेही। बाह्य जवाबदेही की बात करें तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सबसे बड़ी जवाबदेही होती है हमारी संविधान के प्रति। सबसे बड़ी जवाबदेही किसके प्रति है? संविधान के प्रति। तो प्रशासन की सर्वोच्च जवाबदेही, सबसे बड़ी, आप याद रखें, प्रशासन की सर्वोच्च जवाबदेही किसके प्रति है? संविधान के आदर्शों और संविधान के प्रावधानों के प्रति है। फिर अगली जवाबदेही का नंबर आता है कार्यपालिका के प्रति। तो मंत्री या सरकार के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों की सीधी जवाबदेही होती है कि उनके जो नीतियाँ कार्यक्रम होते हैं उनको सफल बनाने का कार्य कौन करता है? प्रशासक करता है। इसलिए कार्यपालिका मतलब मंत्री या सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं प्रशासक। फिर न्यायपालिका के प्रति की बात करें, यदि प्रशासक कानून का उल्लंघन करता है, यदि प्रशासक कानून का उल्लंघन करता है या फिर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो न्यायपालिका के माध्यम से उनसे जवाब मांगा जाता है। तो न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह है, मतलब अकाउंटेबल है कि ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा प्रशासक जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन हो या फिर किसी भी कानून का उल्लंघन हो। फिर जनप्रतिनिधियों मतलब विधायिका के प्रति की बात करें तो लोकतंत्रीय जो व्यवस्था होती है, खासकर देखें संसदीय प्रणाली की, जिसमें प्रशासन सीधे तौर पर मंत्रियों के माध्यम से संसद या फिर विधानमंडल के प्रति या विधानसभा के प्रति जवाबदेह हो जाता है। तो जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जवाबदेहिता आती है। और ये जवाबदेहिता कौन सी? हमारी बाह्य जवाबदेहिता। एक जवाबदेहिता होती है बाह्य में मीडिया और नागरिक समाज के प्रति। तो मीडिया को हम क्या बोलते हैं? जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। और गैर सरकारी संगठन जो NGOs होते हैं ये घोटालों को उजागर करके प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन को डर के रहना पड़ता है कि यदि उन्होंने कोई गलत कार्य किया तो मीडिया और NGOs क्या करते हैं? घोटालों को सामने ले आएंगे और फिर क्या है, ये सब क्या करते हैं कि जनता के प्रति जवाबदेह बना देते हैं। किसको? प्रशासन। तो हमने कुछ बाह्य कारक देखे थे कि किसको किसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
फिर आंतरिक जवाबदेही की बात करें, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की, तो संगठन में उच्च अधिकारी के प्रति आंतरिक जवाबदेहिता होनी चाहिए। जो हमारी हायरार्की होती है, पद सोपान होता है, इस व्यवस्था में कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ के प्रति जवाबदेह रहता है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले के प्रति जवाबदेह रहता है। फिर व्यक्तिगत कुशलता और अंतरात्मा के प्रति की बात करें, व्यक्तिगत कुशलता और अंतरात्मा के प्रति बात करें तो अपने स्वयं के प्रदर्शन मानक, क्योंकि व्यक्ति के खुद के प्रदर्शन मानक होते हैं कि मुझे किस तरह से बेहतर होना है, और नैतिक मूल्य होते हैं, उनके प्रति भी जवाबदेही होती है। तो ये हमारी कुछ आंतरिक जवाबदेही है। बात करेंगे अब क्या जवाबदेही के प्रकार, जवाबदेही कितने प्रकार की होती है। तो जवाबदेही कई प्रकार की हो सकती है, उनकी बात करें कौन कौन सी। एक होती है हमारी राजनीतिक जवाबदेही। तो लोक प्रशासन को हमेशा जो निर्वाचित राजनीतिक सत्ता है, जो मतलब मंत्री हैं, मंत्री बनाए गए विभागों को, उनकी क्या सर्वोच्चता को स्वीकार करना चाहिए। प्रशासक को कभी भी ये मानना नहीं चाहिए कि हम सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े तो कौन रहेंगे उनके मामले में, जो हमारे निर्वाचित राजनीतिक सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उन्हीं को उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अंतिम रूप से उन्हें राजनीतिक जवाबदेही के रूप में मंत्री के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। फिर वैधानिक जवाबदेही की बात करें तो प्रशासन को नीतियों और कानूनों के दायरे में ही काम करना चाहिए, इनसे बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब न्यायालय हस्तक्षेप करके उनके जो गलत कार्य है उनको रोक सकता है प्रशासकों के। क्यों? क्योंकि प्रशासकों को क्या कार्य करना है, जो हमारे मंत्री या फिर जो सरकार है वो नीतियाँ और कानून बनाती है, उन्हीं के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। सांगठनिक या प्रशासनिक जवाबदेही की बात करें तो चेन ऑफ कमांड के अंतर्गत अपने बॉस या फिर उच्च पद के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं जवाबदेही के प्रकार। एक प्रकार आता हमारा नैतिक जवाबदेही। तो भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से प्रशासकों को उच्च नैतिक आचरण, मतलब सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। तो इस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए, मतलब नैतिक जवाबदेही होनी चाहिए उनके अंदर। फिर व्यावसायिक और पेशेवर जवाबदेही की बात करें, प्रोफेशनल जवाबदेही की, वर्तमान में तकनीकी और विशेषज्ञ कार्य, जो हमारे तकनीकी और विशेषज्ञ कार्य हैं, जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये क्या करते हैं, प्रशासकों को अपने पेशे के मानकों और एथिक्स के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। तो कई ऐसे पेशे हैं जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, तो इनके खुद के पेशेवर जवाबदेहिता होती है, तो उनके प्रति उनको जवाबदेह होना पड़ता है। तो वित्तीय जवाबदेही की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, तो लोकधन जो हमारा पब्लिक मनी है, इसका सही उपयोग सुनिश्चित करना। क्या? जो हमारा जनता का पैसा है, पब्लिक मनी है, इसका उपयोग क्या सही रूप से हो, इसके लिए हमारे कैग है, लोक लेखा समिति, ऑडिटिंग, इनके माध्यम से जवाबदेहिता तय की जाती है कि सारा पैसा सही रूप से खर्च किया जाए। तो कई हमने देखे जवाबदेही के प्रकार। एक हमारा राजनीतिक जवाबदेही, वैधानिक जवाबदेही, तीसरा हमारा सांगठनिक या प्रशासनिक जवाबदेही, चौथा हमारे नैतिक जवाबदेही, पांचवा हमारे व्यावसायिक या फिर हमारे पेशेवर जवाबदेही, जिसे प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, छठा हमारे वित्तीय जवाबदेही। तो 6 प्रकार हमने देख लिए। अब हम देखेंगे जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं, मतलब मॉडर्न टूल्स कौन कौन से, जिससे हम जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल पारंपरिक तरीकों से जवाबदेही तय नहीं की जा सकती, जो पुराने तरीके हैं उनसे हम जवाबदेही को तय नहीं कर सकते। वर्तमान में क्या है, सुशासन में निम्नलिखित उपकरण जरूरी है। मतलब सरकार को यदि सुशासन करना है तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको काम में लेके जवाबदेहिता तय की जा सकती है। पहला तरीका आता है हमारे सूचना का अधिकार, RTI एक्ट। इसकी बात करें तो इसने क्या किया है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई है। ये इसने क्या किया, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई है, और पारदर्शिता लाके प्रशासकों को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बना दिया है। फिर नागरिक अधिकार पत्र या फिर सिटीजन चार्टर की बात करें तो ये प्रशासन के द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं के मानक, मतलब प्रशासन जो जनता को सेवाएं देते हैं वो किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, किस मानक की होनी चाहिए और किस समय सीमा की होनी चाहिए, इसकी स्पष्ट गारंटी देता क्या, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर किसी भी विभाग या संस्थान जो सेवाएं देते हैं उनकी जो सूची है वो विभाग क्या करता है, अपने बाहर, जो बाहर का गेट होता है, बाहर के गेट के पास एक पत्र के माध्यम से लिखा होता है, जिसके अंदर वो बताता है कि ये इस विभाग के द्वारा नागरिकों को कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। साथ ही साथ समय सीमा भी बताई जाती है कि यह जो सेवा है कितने समय में मिलती है, साथ ही साथ इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सब हमारे कौन बताता है, नागरिक अधिकार पत्र। फिर ई-गवर्नेंस की बात करें तो फाइलों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन पोर्टल, जैसे हमारे CP ग्राम्स, ठीक है, इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से प्रशासन में देरी और भ्रष्टाचार कम हुआ है। जैसे ये हमारे ऑनलाइन पोर्टल आए, फाइलों का डिजिटलीकरण, जैसे ई-ऑफिस आया है, तो इस तरह के जो पोर्टल या फिर डिजिटलीकरण होने से बस क्या हुआ है, प्रशासन में देरी और भ्रष्टाचार कम हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट की बात करें तो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, उनमें क्या है, जो स्थानीय जनता, जो ग्राम सभा, इनके द्वारा सीधे सरकारी कार्यों और ऑडिट खर्चों का ऑडिट किया जाता है। तो इससे क्या हमारे जवाबदेहिता तय होती है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से जवाबदेहिता तय की जा सकती है।
अब नवीन दृष्टिकोण की बात करें और चुनौतियों की बात करें, निष्कर्ष के रूप में देखेंगे इस चीज़ को। तो आज क्या लोक प्रशासन और व्यावसायिक जो हमारे निजी प्रशासन है, दोनों की बात करें, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इनके बीच में दूरियां कम हो रही है। पहले तो क्या होता था, निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता था, लोक प्रशासन हमारे जनता की सेवा के लिए काम करता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, दोनों के बीच में अंतर कम ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सेम या समान रूप से जो सिद्धांत काम कर रहे हैं। प्रशासन में निजी क्षेत्र जैसे हमारे कार्यकुशलता और लक्ष्य उन्मुखता लाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई लोक प्रशासन, ये सरकारी प्रशासन में क्या है, निजी क्षेत्र की कुछ चीज़ें जैसे हमारे कार्यकुशलता, लक्ष्य उन्मुखता, जो टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हमारे लोक प्रशासन में भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखिए तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चुनौतियां हैं, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। नौकरशाही का बढ़ता राजनीतिकरण, मतलब नौकरशाही में उच्च पदों पर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जैसे सचिव है, मुख्य सचिव, ऊपर के जितने पद हैं, ये सब नेताओं और अधिकारियों, मतलब नेताओं से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, उनसे मिले जुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि नीति निर्माण में यही सहयोग करते हैं। तो इस वजह से क्या, नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ भी बन जाता है, और गठजोड़ बनने की वजह से क्या है, ये एक तरह का चिंता का विषय बन जाता है, जो क्या करता है, निष्पक्ष जवाबदेही को नष्ट कर देता है। क्या करता है, निष्पक्ष जवाबदेही होती है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा तकनीकी जटिलताओं के युग में विशेषज्ञों और सामान्य प्रशासक, इनके बीच में संतुलन साधना एक बहुत बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही है। कि मतलब नया जैसे जैसे जो समय आ रहा है, तो जटिलताएं भी बढ़ रही है। इस वजह से सामान्य प्रशासक और जो विशेषज्ञ, इन दोनों के बीच संतुलन बना पाना सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही है। इस तरह हम देखें तो सुशासन की स्थापना के लिए, यदि प्रशासन में हमें सुशासन स्थापना करनी है, तो इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। कैसी व्यवस्था की? पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है, जो हमारे प्रशासक न केवल कागजों पे काम करे, बल्कि व्यवहारिक रूप से सीधे आम जनता के प्रति जवाबदेह हो। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा अकाउंटेबिलिटी, अर्थात प्रशासन में जवाबदेहिता, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।